Hi friends, welcome to my YouTube channel Career Path. Friends, from today I am going to start a lecture series of Indian Evidence Act 1872. So friends, before dealing with the actual provisions of Indian Evidence Act, I want to give you a brief knowledge about the historical background of law of evidence. So friends, in order to trace the history of law of evidence in our country, we have to study three different periods. So friends, first one is the ancient Hindu period, and second one is the ancient Muslim period, and the third one is the British period. सो फ्रेंड्स, हम पहले देखते हैं एंशियंट हिंदू पीरियड. फ्रेंड्स, एंशियंट हिंदू पीरियड में लॉ ऑफ एविडेंस का जो उल्लेख है वो धर्मशास्त्रों से मिलता है. धर्मशास्त्रों में तीन टाइप के एविडेंस की बात की गई है. फर्स्ट वन जो है, जो पहला है, वो है लेख्य, एंड सेकेंड वन इज साक्षी, and the third one is भुक्ति. ये तीन टाइप के एविडेंस है जिनका उल्लेख धर्मशास्त्रों में है. तो फ्रेंड्स, लेख के जैसा नाम से ही मालूम पड़ रहा है, लेख मीन्स लिखा हुआ, तो इन रिटन फॉर्म. तो उसको क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. जो लिखा रहेगा वो क्या रहेगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. और दूसरा है साक्षी. साक्षी मतलब विटनेसेस. तो विटनेसेस में क्या होता है कि विटनेस जो है खुद कोर्ट में आके गवाही देता है. तो गवाही कैसे देगा? वो ओरली देगा, मौखिक देगा. तो क्या होता है, क्या है ये? फिर ये ओरल एविडेंस हो गया. ठीक है. एंड थर्ड वन इज जो है पजेशन. ये है पजेशन. तो धर्मशास्त्रों में तीन टाइप के एविडेंस की बात की गई है. कौन से? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस बाय विटनेसेस, एंड थर्ड वन इज द पजेशन. तो दोस्तों, हिंदू पीरियड में ये तीन टाइप के एविडेंस की बात की गई है. तीन टाइप के एविडेंस की बात की गई है और दो टाइप के प्रूफ की बात की गई है. फर्स्ट वन जो है डिवाइन प्रूफ, एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन प्रूफ. तो जो डिवाइन प्रूफ मतलब दैविक शक्तियों द्वारा साबित किया जाना किसी फैक्ट का, एंड ह्यूमन प्रूफ मीन्स मानव द्वारा साबित किया जाना. अगर हम डिवाइन प्रूफ का एग्जांपल देखें तो अभी लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों ने रामायण देखा. तो रामायण में देखा होगा भाई, भगवान रावण को मारने के बाद, लंका पे विजय पाने के बाद, सीता माता को लंका से अयोध्या लाने से पहले सीता माता को उन्होंने क्या ली थी? अग्नि परीक्षा ली थी. तो दैट वाज द प्रूफ ऑफ हर प्योरिटी. तो वो क्या था? वो एक टाइप का डिवाइन प्रूफ था. और इन एंशिएंट हिंदू पीरियड में पहले ऐसा था कि अगर कोई अग्नि को साक्षी मान के कोई बात बोल रहा है तो ऐसा प्रिजम्पशन था कि वो सही बोल रहा है. तो ये सब डिवाइन प्रूफ में आते थे. अगर ह्यूमन प्रूफ की बात करें, मानव द्वारा साबित किया जाना, तो ह्यूमन प्रूफ में फिर वही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस की बात है. तो दोस्तों, ये हो गया आपका
एंशियंट हिंदू पीरियड। दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये डिवाइन प्रूफ है, ये डिवाइन प्रूफ ये सिर्फ एंशियंट हिंदू पीरियड में देखने को मिला इसका उल्लेख। उसके बाद एंशियंट मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, कहीं भी डिवाइन प्रूफ की बात नहीं आई है। अब सिर्फ ह्यूमन प्रूफ की बात की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंशियंट हिंदू पीरियड। अब हम बात करेंगे एंशियंट मुस्लिम पीरियड। तो दोस्तों एंशियंट मुस्लिम पीरियड में जो लॉ ऑफ एविडेंस का जो है उल्लेख, वो एक एंशियंट मुस्लिम पीरियड में एक ऑथर होते, मतलब मुस्लिम ऑथर थे, उनका नाम था अब्दुल रहीम। इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस। तो मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस में दो टाइप के एविडेंस की बात की गई है, एक डॉक्यूमेंट्री और ओरल। ओरल में फिर आगे भी बात है कि हियरसे और डायरेक्ट एविडेंस जो अभी भी है। तो ये कहाँ से, ये जो है ये मुस्लिम जो ऑथर थे अब्दुल रहीम, इनकी पुस्तक मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस में ये सारी बातें, इन सब एविडेंस का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जब ये मुस्लिम रूलर थे उस समय ये जो नॉन मुस्लिम थे इंक्लूडिंग हिंदू, इनका जो मतलब सिविल डिस्प्यूट था, सिविल डिस्प्यूट के लिए, सिविल डिस्प्यूट मीन्स मैरिज का डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो इसके लिए जो था उनका, उस पर उनका पर्सनल लॉ था वो अप्लीकेबल होता था। और फॉर द ब्रीच ऑफ क्रिमिनल लॉ, किसी क्राइम के लिए, किसी क्रिमिनल एक्ट के लिए जो इस्लामिक लॉ था वो उनके ऊपर स्ट्रिक्टली अप्लीकेबल होता था, उनके द्वारा वो डील किए जाते थे। तो सिविल रॉन्ग के लिए उनका पर्सनल लॉ उन पर अप्लीकेबल है, लेकिन किसी ने कोई क्राइम किया तो उससे फिर क्राइम के लिए जो उनका इस्लामिक लॉ था वो उन पर स्ट्रिक्टली अप्लीकेबल होता था, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी कास्ट के हों। वो सब नहीं देखा है भी कौन से समाज के हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्टली इस्लामिक लॉ अप्लीकेबल होता था फॉर द ब्रीच ऑफ क्रिमिनल लॉ। दोस्तों फिर आगे हम बताएंगे हनफी लॉ में जो है, हनफी लॉ में भी 3 टाइप के एविडेंस की बात की गई है। जो है फर्स्ट वन जो है तौतर, एंड सेकेंड वन इज इहाद, जो थर्ड वन, जो तीसरा है वो है इकरार। तो दोस्तों तौतर मीन्स होता है फुली कोरोबोरेटेड एविडेंस। तो दोस्तों कोरोबोरेशन को समझना है तो मैं उसके लिए छोटा सा एग्जांपल देता। कोरोबोरेशन मीन्स क्या होता है, सपोज ए ने कोर्ट में आके गवाही दिया कि बी ने, किसने, बी ने उसे गोली चला के मारने की कोशिश की। ठीक है, तो इसी बात को C, D, E, F जो कि वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने देखा था। तो जो बात ए ने कोर्ट में आके कही वही बात C, D, E, F ने भी वही बात आके कोर्ट में बोली कि किसने, बी ने ए को गोली चला के मारने की, जान से मारने की कोशिश की। तो जो C, D, E, F का जो वर्जन है वो ए के वर्जन को क्या कर रहा है, कोरोबोरेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो जो ये ए बी सी डी ई एफ का जो वर्जन ए के वर्जन को सपोर्ट कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, कोरोबोरेशन। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अगला मतलब इहाद। इहाद मीन्स होता है टेस्टिमनी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन का बयान या गवाही, तो वो उसके क्या बोलेंगे, टेस्टिमनी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल। और थर्ड वन जो है इकरार। इकरार में दोस्तों आता है एडमिशन एंड कन्फेशन, तब एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी एंड कन्फेशन ऑफ गिल्ट। अगर किसी ने गिल्ट को एडमिट किया तो हो जाता है कन्फेशन, किसी ने लाइबिलिटी एडमिट की तो हो जाता है एडमिशन। ठीक है, तो मुस्लिम पीरियड में ये 3 टाइप के एविडेंस की बात की है, तौतर, इहाद और इकरार।
दोस्तों अब हम बात करेंगे, ये होगा आपका एंशिएंट मुस्लिम पीरियड। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश पीरियड। तो दोस्तों ब्रिटिश पीरियड में हमारे यहाँ 3 प्रेसिडेंसी टाउन थे। कौन कौन से? बॉम्बे, दूसरा था मद्रास, और थर्ड वन जो तीसरा है वो कलकत्ता। ठीक है, ये 3 क्या थे? ये 3 प्रेसिडेंसी टाउन थे। और इनके जो बाहर का इलाका था उसे बोलते थे मुफस्सिल एरिया। क्या बोलते थे उसको? मुफस्सिल एरिया। ठीक है, तो जो ये प्रेसिडेंसी टाउन थे यहाँ पे प्रेसिडेंसी कोर्ट्स हुआ करते थे। ठीक है, और जो ये इनके बाहर का एरिया थे मुफस्सिल एरिया, मुफस्सिल एरिया में क्या थे? मुफस्सिल कोर्ट थे। ठीक है, तो बाय द वर्च्यू ऑफ रॉयल चार्टर, दोस्तों जो रॉयल चार्टर था वो एक टाइप का एक डॉक्यूमेंट था ऐसा, जो कि उस समय किंग और क्वीन द्वारा इशू किया जाता था उनके साइन से। तो उसके द्वारा किसी भी सिंगल इंडिविजुअल को या किसी संस्था को एक अधिकार दिया जाता था कि वो कोई यूनिवर्सिटी स्थापित कर सके, कोई सिटी बना सके। तो वो जो राइट था वो किसे? रॉयल चार्टर द्वारा दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो बाय द वर्च्यू ऑफ रॉयल चार्टर ये जो तीनों प्रेसिडेंसी कोड थे, यहाँ पे इंग्लिश रूल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस अप्लीकेबल था। कौन सा? इंग्लिश रूल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। कौन से कोर्ट में? बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, इन तीनों प्रेसिडेंसी कोर्ट्स में। दोस्तों इसके अलावा ये जो मुफस्सिल कोर्ट थे इन पे इंग्लिश रूल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस अप्लीकेबल नहीं था। तो यहाँ के जो जजेस थे मुफस्सिल कोर्ट की, वो जो है अपने विम से, अपनी विल से जो है एविडेंस को अप्रिशिएट करते थे। उनको कौन सा एविडेंस एडमिट करना है, कौन सा डिनाई करना है, वो खुद डिसाइड करे। उसके लिए कोई उनके ऊपर रूल और लॉ अप्लीकेबल नहीं था। तो होता क्या था कि फिर वो उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती थी और बहुत प्रॉब्लम आने लगी बाद में। फिर इसका सॉल्यूशन जो है, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसको क्या किया जाए? कोडिफाई किया जाए, उसको रिटन फॉर्म में लिया जाए, बनाया जाए। ठीक है, तो लॉ ऑफ एविडेंस को कोडिफाई करने के लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, वो 1835 में किया गया। कब किया गया? 1835 से लेके 1853 तक 11 इनेक्टमेंट किए गए, 11 लॉ बनाए गए। लेकिन ये जो सभी जो लॉ थे ये सभी इनएडिक्वेट थे, वो पर्याप्त नहीं थे। इसीलिए 1868 में 1868 में एक कमीशन स्थापित किया गया, कमीशन बनाया गया और उसका चेयरमैन बनाया गया सर हेनरी मायने को। ठीक है, तो हेनरी मायने की अध्यक्षता में एक कमीशन सेटअप किया गया 1868 में। किसके लिए? लॉ ऑफ एविडेंस को कोडिफाई करने के लिए। तो सर हेनरी मायने ने 1868 में लॉ ऑफ एविडेंस का ड्राफ्ट बना के दिया, लेकिन जो ड्राफ्ट था वो इंडियन कंडीशन के हिसाब से सूटेबल नहीं था। इसलिए फिर 1870 में 1870 में लॉ ऑफ एविडेंस को कोडिफाई करने का काम दिया गया। कब? 1870 में लॉ ऑफ एविडेंस को कोडिफाई करने का काम दिया गया किसको? सर जेम्स स्टीफेन को। किसको? सर जेम्स स्टीफेन। इनका पूरा नाम जो था वो क्या था? सर जेम्स स्टीफेन। तो जेम्स स्टीफेन को 1870 में लॉ ऑफ एविडेंस को कोडिफाई करने का काम दिया गया और जेम्स स्टीफेन ने लॉ ऑफ एविडेंस का ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट बनाने के बाद वो
उसमें जो हाई कोर्ट थे हाई कोर्ट को दिया गया, और जो वहाँ के बार था बार को दिया गया, किसके लिए? ओपिनियन के लिए। सबका ओपिनियन पॉजिटिव आने के बाद 1 सितंबर 1872 को क्या हुआ? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 क्या हुआ? इनएक्ट हुआ। दोस्तों, बिफोर इंडिपेंडेंस, प्रायर टू इंडिपेंडेंस, इंडिया में, तो ब्रिटिश इंडिया में 600 प्रिंसली स्टेट थे। इनको प्रिंसली स्टेट बोलो, इंडियन स्टेट बोलो या नेटिव स्टेट बोलो। ये जो 600 प्रिंसली स्टेट थे, ये जो थे ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस के बाहर थे। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, इन पे एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम जस्टिस से बाहर थे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, तब ये सभी जो प्रिंसली स्टेट थे 600, ये क्या हो गए? यूनियन ऑफ इंडिया से क्या हो गए? मर्ज हो गए। मर्ज होने के बाद इंडिया में जितने भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर लॉ थे, सभी क्या हो गए? इन पे भी एप्लीकेबल हो गए। दोस्तों, भारत आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जो लॉ ऑफ एविडेंस था 1872 का, वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे अप्लीकेबल था। दोनों पे, इंडिया पाकिस्तान, 1872 जो एविडेंस एक्ट था वो इंडियन एविडेंस, सॉरी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे क्या था? अप्लीकेबल था, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को छोड़ के ये जो 1872 का एविडेंस एक्ट था वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे एप्लीकेबल था। लेकिन दोस्तों, 1984 में पाकिस्तान ने क्या किया? जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, उसको क्या किया? उसको एविडेंस ऑर्डर 1984 इसके द्वारा क्या किया? रिपील किया। इंडिया में अभी भी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 लागू है, एप्लीकेबल है, लेकिन पाकिस्तान में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है वो 1984 में एविडेंस ऑर्डर 1984 द्वारा क्या हो गया? रिपील कर दिया गया। ये जो एविडेंस ऑर्डर 1984 है, इसको वहाँ पे, मतलब इसको जो है कानूनी शहादत भी बोलते हैं। ठीक है, कानूनी शहादत 1984। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स, ये था ब्रीफ में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। इसमें हमने एंशिएंट हिंदू पीरियड देखा, एंशिएंट मुस्लिम पीरियड देखा और ब्रिटिश पीरियड देखा। हमने एंशिएंट हिंदू पीरियड में देखा, जिसमें 3 टाइप के एविडेंस की बात की गई थी, और 2 टाइप के प्रूफ की बात की गई थी। कौन से? ह्यूमन और डिवाइन। तो डिवाइन प्रूफ अभी तो है नहीं, सिर्फ अभी ह्यूमन प्रूफ की बात आती है। डिवाइन प्रूफ कब था? सिर्फ एंशिएंट हिंदू पीरियड में था। ठीक है, उसके हमने एंशिएंट मुस्लिम पीरियड हमने देखा, जो ऑथर थे अब्दुल रहीम, उनकी पुस्तक मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस, उसमें भी 2 टाइप के एविडेंस की बात की गई थी, डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस। आगे हमने देखा हनफी लॉ में 3 टाइप के एविडेंस की बात की गई थी, तौतर, इहाद और इकरार। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ब्रिटिश पीरियड। तो दोस्तों, हमने देखा कि इंडियन एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस जो है वो कैसे कैसे डेवलप हुआ, और होते होते बाद में 1872 में जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है इनएक्ट हुआ। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।